में ही बड़ी संभावना है नवाचार करते हुए। कई बार हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खास करके रेडीमिक्स कंक्रीट के माध्यम से। अब नई निर्माण की ओर विधा चली है। थोड़े दिन पहले हैंड मिक्सिंग से चल रहा था। आरसीसी का निर्माण कार्य करने की ये दो विधाएं अपने आप में सारी कहानी कह देती हैं। लेकिन कई बार मुझे भी ये देखकर हैरानी भी होती है कि जानकारी के अभाव में अगर एक मंजिला भवन बनाना है तो नींव में कितना सरिया, कितनी सीमेंट, इसका कोई आकलन, इसका कोई हिसाब, और कई बार कम लगता है और कई बार ज्यादा लगता है। और ऐसा ही कमोबेश पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसलों पे आता है कि हमारे निर्माण कार्यों में धनराशि के साथ जो साधन सामग्री भी लगती है, उसका भी वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि निर्माण सामग्रियों का, निर्माण प्रक्रियाओं का, पर्यावरण सम्मत और निर्माण कार्यों का कार्बन फुटप्रिंट पर भी हमको कम करते हुए इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे निर्माण की लागत पे भी फर्क पड़ेगा। अभी निर्माण की लागत इसी कारण से कई गुना ज्यादा हो जाती है। और हमारी मौसम आधारित खास करके निर्माण सामग्री, अभी मैं समझ नहीं पाता हूँ, आप सब जानते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती है, खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद उसको चारों तरफ से कांच से ढक करके जो विदेश में होती वो अपने यहाँ बनाते हैं, और पूरा एयर कंडीशनिंग व्यवस्था से उस बिल्डिंग का संचालन करना, ये अपने आप को गौरव और गर्व की बात भी समझते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विदेश की तुलना में ये बात अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस देश का मौसम 6 ऋतुओं से सजा हो, जिसमें ठंड, गर्मी, बरसात बराबरी से आती है, हो सकता है जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो वहां में तो उस बिल्डिंग की वहां उपयोगिता हो सकती है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर अगर मौसम के आधार पर हमारी इधर इसका इम्पेक्ट भी आता ही, हम सब जानते हैं कि पार्टी की रेजिस्टेंस क्षमता, इस प्रकार की वातावरण व्यवस्था में लगातार रहने का प्लस माइनस क्या है, मेडिकल साइंस के लोग बताते हैं अच्छे से। और हम तो उस जनरेशन के लोग हैं जिसके बाद अगली पीढ़ी फिर रास्ते से जब आगे निकल के जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जिस जीन्स को लेके आए उस पर कोई इफेक्ट आ जाएगा, हमारा डीएनए प्रभावित हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान के चलेंगे कि हमारी अपनी इन रचनाओं को, इन व्यवस्थाओं को, मौसम को, निर्माण को, इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। और सही अर्थ में तो अधोसंरचना का काम रीढ़ की हड्डी जैसा आपका होता है, जिसके मुद्दे आर्थिक और समावेशी विकास की नीति आकार लेती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जब विकास के विचार करने के लिए बैठे हैं तो हम सभी विचारों पे बात करते जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की बात आएगी, पर्यावरण की बात आएगी, स्वास्थ्य की आएगी, और नवाचारों की बात भी आएगी। इस प्रकार से नवाचारों से निकलते मुझे कई ऐसी आजकल ग्रीन एनर्जी के जमाने में ग्रीन फील्ड वाला जो एक नया कंसेप्ट आया, उस नाते से भी कई सारी चीजों का आप उपयोग करेंगे। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इन चुनौतियों से हमको निश्चित रूप से कोई मार्ग मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ। और खासकर इस बदलते दौर में, आज के समय में, ये जैसे अभी निर्माण उद्योग विकास परिषद ने सारे लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, ये इसी प्रकार से लगातार हमारे विचार विमर्श, परामर्श एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस बात का लगातार चिंतन करने से ही भविष्य में अच्छा मार्ग मिलेगा। ये इस बात की प्रसन्नता है। जैसे मैं अपना प्रयोग बताता हूँ कि मैं 2004 में जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना था, तो वहाँ पे मालवा के अंदर हमारी काली मिट्टी के संदेश होने के कारण से बार बार डामर की सड़क बनाए, बार बार सड़क टूटती थी, बड़ी परेशानी थी। तो पहली बार हमने अपनाया एक एमआर10 ठाकरे मार्ग पर था, तब हमने रेडीमेड कंक्रीट के आधार पर सड़क बनाने का निर्णय। तब तक उज्जैन भर में किसी भी कोई भी सरकारी एजेंसी डामर के बजाय सीमेंट कंक्रीट की सड़क नहीं बनाती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, बात का दौर ऐसा आया कि पूरे देश में और बाद में गडकरी ने तो पूरी अधिकांश जगह जहां उनको लगा कि इस टाइप की जमीन है जहां हमारा डामर और पानी की जो दुश्मनी होती, तो काल के प्रभाव में हमारे यहाँ सुधार भी आते हैं, बदलाव भी आता है, और इन सारी बातों से हम सीखते भी रहते हैं। लेकिन आज के अवसर पर आप सबका मध्य में एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
कुछ संचालनकर्ता ने प्रारंभ में बात कही तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि हम कर्मशीलता के आधार पर दुनिया में जानते पहचानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब अपने अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें, यही भावना रहे। और जन्म मृत्यु की तो बात क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए तो जन्म का समय भी अभी है और मृत्यु का समय भी अभी। एक सांस अंदर से बाहर ना आए तो मृत्यु है, ठीक से सांस आके चली जाए तो जीवन है। और इसका भी हिसाब हमारे यहाँ है, 21,500 सांस एक व्यक्ति प्रतिदिन में लेता है। पतंजलि जी के हिसाब से ये जो हमारी श्वास है, उनके अष्टांग अध्याय में ये एक एक श्वास गिनती की। और ऐसा कहते हैं कि लोग जब तो अपनी श्वास में कोई अंतर करते हैं तो आखिरी समय तक किसी की जल्दी सांस चलती है, वो भी एहसास कराती है। किसी श्वास बूढ़े लोग या समझदार लोग बताते हैं कि ये श्वास का हिसाब भगवान इनसे पूरा करा रहा है। लेकिन आज के दौर में हम मेडिकल साइंस से भी चले तो 1 लाख कोशिकाएं प्रतिदिन मरती, तब हमारा एक दिन का जीवन आज आकार साकार ले पाता है। और इस तरह से देखा जाए तो 1 लाख कोशिकाओं के हिसाब से हिसाब लगा के 1 साल में 2 बार व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है। लेकिन ये अंदर की रचना शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों को मिला करके एक समुच्चय बनता है। तो शरीर की कोशिकाएं मरती भले ही, लेकिन मन बुद्धि और आत्मा के बल पे हमारा अगला सफर तय होता है। इसी से आगे की जो आयु परमात्मा ने दी वो हम पूरी करते हैं। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता के माध्यम से आत्माएं शरीर बदलती है और अपना अगला क्रम अगली यात्रा के लिए निकल जाते हैं। आज के इस अवसर पर हम तो बाबा महाकाल की नगरी के लोग हैं। काल सबका नियत है, न कोई जन्म किसी का संपर्क, न कोई कंट्रोल है, न मृत्यु का कंट्रोल है। कि जब जो काम मिल जाए, इस मृत्यु लोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे में इस नवाचार की इस परिषद में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी हुई। और हम सब मिलकर के आज का इस दिन का उपयोग बहुत बेहतर करेंगे, जो मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा, निर्माण की व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होगा और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत बेहतरी होगा। प्रौद्योगिकी के इस जमाने में आइए हम सब प्रौद्योगिकी की ताकत को पहचाने, उसका सदुपयोग करें, समाज में इस संकल्प को आगे बढ़ाएं कि हमारे लिए किए गए कामों से न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि पीढ़ियों तक बाद में सबको लाभ मिले। मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो आपने बोधन दिया। बहुत सी बातें सम्मिलित थी और आपने जो शुरुआत करी शिक्षक दिवस से, उसकी आपको भी बधाई। और मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि यहाँ जितने लोग भाग ले रहे हैं सभी को बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और हर 5 सितंबर को। सर आप 1 महीने करीब पहले हमारे परिसर में आए थे, आपको याद होगा। और आपने उस दिन बताया था कि कुलपति से कुलगुरु का जो चेंज हुआ था वो कैसे हुआ था। वो अच्छा भी है और उस दिन सुनने में भी अच्छा लगा कि उसका रीजन क्या था। तो जो पहला जो स्ट्राइक आपको, फिर आपने जो सिविल स्ट्रक्चर्स की बात करी, वो कहते हैं कि वी शेप बिल्डिंग्स एंड देयर आफ्टर वी आर शेप, कि हम तो बिल्डिंग बना देते हैं, उससे फिर बाकी चीज़ें जो हैं उसमें आना शुरू होती हैं। घर बनता है, परिवार बनता है, शहर बनता है, देश बनता है। इसमें एक अमेरिकन कोड भी है। आपका जो सड़क का कार्य जो है आजकल बहुत ही अच्छा चल रहा। और मध्य प्रदेश में जब आया, मैं बता रहा था 7 साल पहले आया, तो मध्य प्रदेश की सड़कें मुझे बहुत अच्छी लगी। भले ही इंदौर जाना हो, उज्जैन जाना हो या सागर जाना हो, कहीं इतनी स्मूथ सड़कें कहीं नहीं। इस पर एक अमेरिकन कोड भी है जॉन एफ कैनेडी का, कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर।
सड़कें अच्छी है, यातायात अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, हर तरह की चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए उस जगह की प्रगति होती है, उल्टा नहीं है। तो इस पे आपने जोर दिया। और जो मैं बात कर रहा था सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थीम पे, जिस पे कि हम लोग आज मिले हैं, इसमें CSIR एमपी भोपाल के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बैठे और इंटरनेशनल कंसल्टेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वरूप जी और इंजीनियर विनोद कुमार, बहुत से डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डायस में हैं और आप भी डायस में। और मैंने बोला कि माननीय राज्य मंत्री मैडम कृष्णा गौड़ जी भी उपस्थित हैं। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है भोपाल के अंदर। और मैडम को मैं बता रहा था, शायद पहले पिछली बार जब आप आए थे तो आपको हम नहीं बता पाए थे कि भोपाल से आपने सुना होगा सर सीवी रमन, जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला, और रमन स्पेक्ट्रोमीटर हम विदेशों से खरीदते, जो कि करोड़ों में जिसकी लागत होती है। एमपी भोपाल ने एक इंडस्ट्री है टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट जयपुर में, उसके साथ मिलकर पिछले 6 साल की हमारी मेहनत से एमपी भोपाल ने